हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कुणाल एयांस और पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था उससे हम आगे चलने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने पाचन के बारे में पूरे विशेष जो है जानकारियाँ प्राप्त की थी। अलग अलग तरीके से हमने पाचन के बारे में समझा था। अब जो है हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो पूरा हिस्सा चल रहा है हमारा पाचन का, जिसको हमने आहार नाल के थ्रू समझा था कि हमने ये कहा कि हमारा पूरा हिस्सा जिसमें पाचन की क्रिया होती है वो आहार नाल होता है, जो कि हमारे मुख से लेकर हमारी गुदा तक जो है वो फैला होता है। तो इसके बारे में हमने डिटेल जो है वो पहले ही पढ़ लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले उस लेक्चर को जाके आप पढ़िए, जितने भी लेक्चर हैं पीछे के, फिर इस लेक्चर को आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आए। लेक्चर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि आप जो पूरा हमने बात किया आहार नाल पर, तो आहार नाल को हमने समझा और हमने देखा कि उसमें खाना जाता है और खाने का वहाँ पाचन होता है। लेकिन सवाल यह है कि उस आहार नाल में आखिर पाचन कैसे होता है, तो इसका जवाब सारा इस लेक्चर में आपको मिल जाएगा और जो इसके आगे इससे रिलेटेड लेक्चर्स हैं उसमें आपको मिल जाएगा। अब देखिए, सबसे पहली बात कि आखिर आहार नाल में पाचन की क्रिया कैसे होती है। क्या सिर्फ खाना सीधा जाता है हमारे मुख में और मुख से सीधा हमारे अमाशय से, हमारे अमाशय से सीधा हमारे आग में पहुंच जाता है और खाना पच जाता है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। तो खाना पचने का जो क्रिया होता है तो हमारे मुख से लेकर हमारे लगभग अमाशय तक पूरे हिस्से में जो है कुछ ग्रंथियां होती हैं जिन्हें हम लोग पाचक ग्रंथियां कहते हैं, और इन्हीं ग्रंथियों के थ्रू कुछ एंजाइम्स और कुछ सलाइवा के रूप में कुछ पदार्थ निकलते हैं जिससे हमारे भोजन का पाचन होता है। मतलब कि भोजन का विखंडन जो होता है हमारे मुख से लेकर हमारे अमाशय तक में और थोड़ी बहुत छोटी आंत तक में, तो इन सभी के पीछे जो होते हैं वो होते हैं एंजाइम्स। और ये एंजाइम्स कुछ विशेष ग्रंथियों के द्वारा निकलते हैं जो हमारे आहार नाल में ही होता है। कहाँ से? तो हमारे मुख से लेकर हमारे अमाशय के कुछ हिस्सों तक ये ग्रंथियाँ स्थित होती हैं। आज उन्हीं ग्रंथियों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो अपने नोट्सबुक निकालिए और पेन पेंसिल अपना जो है वो तैयार रखिए और चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पाचक ग्रंथियों को या फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को या पाचन ग्रंथियों, पहले कहता है कि आहार नाल से संबंधित पाचन ग्रंथियां मुख्यतः 3 होती है। जो हमारे आहार नाल में मेन ग्रंथि होती है पाचक, वो 3 होती है, जो कि एक विशेष ग्लैंड्स के रूप में काम करती है, एक विशेष ग्रंथि के रूप में काम करती है। अर्थात कि इन्हीं ग्रंथियों के बल पर हमारे पूरे आहार नाल में भोजन का पाचन होता है। मतलब कि भोजन का विखंडन होता है, उसको तोड़ा जाता है उसके छोटे छोटे यौगिकों में, अवयवों में, और फिर वहाँ से हमें प्राप्त होते हैं वो 5 पोषक पदार्थ जिनके लिए हम खाना खाते हैं, जिनके लिए हम भोजन करते हैं। देखते हैं सबसे पहले कि कह रहा है कि ये 3 मुख्यतः जो है पाचन ग्रंथियां होती है, तो वो कौन कौन सी होती है? तो सबसे पहले नन अदर देन लाल ग्रंथियां होती हैं, जो आपको बहुत अच्छे से पता होता है इसके बारे में, लेकिन आप एग्जैक्ट इसके डिटेल को नहीं जानते हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है वो लाल ग्रंथियां, जो कि हमारे मुख में होती है। उसके बाद जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है वो है यकृत, जिसको हम लोग लीवर कहते हैं। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है वो है अग्न्याशय, जिसको हम लोग पैनक्रियास कहते हैं, जिसके बारे में आप अक्सर जो है थोड़ा बहुत उसका फिगर देखते हैं लेकिन आप कंफ्यूज रहते हैं। उस लेक्चर को अटेंड करने के बाद, जैसे पिछले वाले जितने भी लेक्चर हैं उसको अटेंड करने के बाद आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बाय फिगर अपनी किताब को देखते रहिए, थोड़ा बहुत फिगर यहाँ पर भी दिया जा रहा है, तो उसके अंडरस्टैंडिंग से आप चीज़ों को बहुत अच्छे से भली भांति समझ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि जो 3 ग्रंथियाँ हमारे पास, लाल ग्रंथियाँ, यकृत और अग्न्याशय, है ना, तो ये तीनों एक ऐसी विशेष ग्रंथियाँ हैं जिसके द्वारा ही हमारे भोजन का विखंडन होता है हमारे आहार नाल में। अगर ये तीनों ग्रंथियां ना हो तो भोजन सिर्फ जाएगा और फिर वैसे ही बाहर आ जाएगा। मतलब कि जो तोड़कर उसमें से पोषक तत्व निकाला जाता है वो सभी इन्हीं ग्रंथियों के द्वारा निकले हुए जो कुछ एंजाइम्स होते हैं, उनसे हमारे भोजन का जो है विघटन होता है और फिर पाचन की क्रिया के द्वारा जो सारे पोषक पदार्थ हैं वो हमें प्राप्त हो जाते हैं, और जो अपशिष्ट पदार्थ है वो सारे के सारे हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है इसका सिस्टम है, और इस सेशन में हम लोग इसी पाचक ग्रंथियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सलाइवा के बारे में, मतलब कि लाल ग्रंथियों के बारे में। हमारी पहली पाचन ग्रंथि जिसको हम लोग कहते हैं लाल ग्रंथियां,
इसको थोड़ा डिटेल से समझेंगे और कुछ चीज़ें यहाँ पर अगर समझ में आई तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं रिप्रेजेंटेटिव तौर पर जब हम देखते हैं तो वो ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं जा सकते क्योंकि हम एनसीईआरटी सिलेबस पर पढ़ रहे हैं। अगर नीट सिलेबस पर आप इसको पढ़ते हैं तो थोड़ा ज़्यादा डिटेल में आपको जाना पड़ता है, तो उसके लिए भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बीच बीच में आपको कुछ कुछ ऐसे लेक्चर्स मिलते रहेंगे जो आपके नॉलेज को बूस्ट करते रहेंगे, नॉलेज बूस्टर के रूप में। तो बस चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जो है वो करते रहिए। सबसे पहले लाल ग्रंथि के बारे में तो देखो, थोड़ी देर के लिए अगर हम सोचें तो लाल ग्रंथि होती क्या है, तो यहाँ इसका पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम अपना जो है थ्योरी पेश करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले कह रहे हैं लाल ग्रंथि क्या होती है। कह रहा है मनुष्य में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं तथा ये बहिस्त्रावी होती है। 3 जोड़ी हमारे पास लाल ग्रंथियां होती हैं और ये तीन जोड़ी मतलब 3 पेयर्स में होते हैं, 2-2 के ग्रुप में होते हैं ये लोग, है ना, 2-2 लोग होते हैं, टोटल 3 होते हैं, तो हो गए टोटल 6 जो है ग्रंथियां हो गई। ये अलग अलग हिस्सों में रहते हैं अलग अलग तरीके से, है ना। तो सबसे पहले कह रहा है कि मनुष्य में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं तथा ये बहिस्त्रावी होती है, मतलब ये अपना जो लार होता है उसको बाहर की तरफ स्त्रावित करती है, ना कि अंदर की ओर। सिर्फ ये ग्रंथियां होती है और ग्रंथि से ये लार स्त्रावित करती है बाहर की तरफ, है ना। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये ग्रंथियां बाहर की तरफ लार स्त्रावित करती हैं, तो आपके दिमाग में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि आखिर ये लार होता क्या है, ये स्लाइवा होता क्या है। तो थोड़ी देर के लिए इसको भी हम सब लोग समझेंगे पूरे डिटेल में। पहले इस सेक्शन को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं कि आखिर ये लार ग्रंथियां कितने भागों में है, किस तरीके से विभाजित है, फिर बाकी के इसके जो खंड है उसको भी हम लोग समझेंगे अच्छे से बहुत तरीके से। लार ग्रंथि जो है वो 3 भागों में बटी होती है। एक होता है कर्णपूर्ण, एक होता है अधोजम और तीसरा होता है अधोजीवा। इसको थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं सबसे पहले कि क्या जो है इसकी प्रक्रिया है, किस तरीके से ये काम कर रहा होता है। हमने कहा कि हमारे जो पाचन तंत्र है उस पाचन तंत्र में, आहार नाल में सबसे प्रमुख ग्रंथि जो होती है वो होती है लाल ग्रंथि। सबसे पहले वाली जो ग्रंथि होती है उसको हम लोग कहते हैं लाल ग्रंथि। लाल ग्रंथि में देखते हैं तो लाल ग्रंथि के बारे में कह रहा है मनुष्य में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है तथा ये बहिस्त्रावी होती है, मतलब बाहर की ओर बहती है। इसको हमने देख लिया था। कर्णपुंज को देखते हैं, पैराटिड ग्लैंड्स जिसको हम लोग कहते हैं। जोड़ी कहने का मतलब कि हमेशा 2 के रेंज में रहता है, मतलब 2-2 रहता है हमेशा, तो टोटल 6 हो जाते हैं, लेकिन पेयर्स में है तो 3 मानते हैं हम लोग, 3 जोड़ियाँ मानते हैं इसको। सबसे पहले कह रहा है कर्णपुंज ग्रंथि के बारे में, ये कर्ण के नीचे स्थित सबसे बड़ी ग्रंथियां होती है। इनकी नलिका कृतंक दांतों के समीप खुलती है। पिछले लेक्चर 1-2 लेक्चर पहले जब हम आपसे चर्चा किए थे एक बार कि हमारे जो है आगे के दांत है कर्तनक, है ना, कृतंक जिसको कहते हैं, इसके ऊपर जो छेद होते हैं जिसका पाइप सीधा अंदर की ओर जाता है, तो जो अंदर की ओर जाती है हमारे कर्ण है, कान है, इसके अंदर से जो है साइड से अंदर में वो 2 कर्णपूर्ण ग्रंथियां होती हैं जो सलाइवा सेक्रीट करती है, सलाइवा जो है स्त्रावित करती है। और इसके बारे में बोल रहा है कि इनकी नलिका जो है कृतंक दांतों के समीप खुलती है, तो यही दांतों के ऊपर वाले भाग में आके छोटी सी बहुत नली जो होती है वो खुल जाती है, उसी से सलाइवा गिरता है। ये आपको महसूस भी होता है, आप देखते हैं अक्सर, तो अगर अच्छे से महसूस करेंगे तो वो फील होगा पूरा डिटेल में कि उसके अंदर जो है वो जा रहा है, मतलब कुछ चीज़ें जो है वो लार जैसा कुछ आ रहा है। तो ये पहला होता है, इसको हम लोग कहते हैं कर्णपुंज। दूसरा होता है अधोचम या अवचुंबकीय, जिसको हम लोग सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलर कहते हैं। अधोजम दूसरा जो होता है वो होता है अधोजम या अवचुंबकीय, जिसको सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर कहते हैं। कहते हैं ये कहाँ होती है, तो ये होती है ऊपरी जबड़े तथा निचले जबड़े के जोड़ पर। ये जो हमारा जबड़ा है ये ऊपर की ओर, ये नीचे की ओर, जोड़ पर जो है यहाँ पर इस साइड वाले भाग में और इस साइड वाले भाग में दोनों तरफ होता है ना, अंदर से, है ना। और कह रहा है इनकी नलिका जो है मुख गुहिका के फर्श पर खुलती है, जो हमारा मुख मुंह है तो इसका जो फर्श होता है, फर्श जो नीचे का हिस्सा है, जीभ वाला हिस्सा, अंदर वाला हिस्सा, ये जो है उसके मतलब क्या कहते हैं उसको, ये हम लोग एक हिसाब से कह सकते हैं उसके तल पर जाके खुलती है। जो हमारा पूरा मुख है, मुख का जो एक पूरा हिस्सा है, तो ये वाला यहाँ पे है, तो यहाँ पर जो फर्श अंदर में जीभ का जो पूरा हिस्सा उसके साइड से वो निकलती है। तो अवचुंबकीय उसी को कहते हैं हम लोग, वहाँ से सलाइवा सेक्रेट होता है। तीसरा होता है अधोजीवा ग्रंथियां, जिसको सबलिंगुअल्स या सबलिंगुअल्स ग्लैंड्स कहते हैं। कह रहे हैं ये सबसे छोटी ग्रंथि लार ग्रंथियां होती हैं जो जीभ में पाई जाती हैं। इनकी नलियां फ्रेनुलम पर खुलती है ना। अब हम जीभ के बारे में देख रहे हैं बहुत अच्छे से, ये पूरा हमारा जीभ है। अब ये ग्रंथियां हमारे जीभ के जो है
जीभ में पाई जाती है, जीभों में हमारी ये ग्रंथि आती है, जो जीभ से जो है लार निकलता है ना। और कह रहा है कि नलिया जो है फ्रेंडम पर खुलती है, मतलब कि जितने भी हमारे पूरे पोर्शंस होते हैं अंदर जीभ के, उसी पोर्शंस पर ये सारी जो है इस मतलब लार ग्रंथियाँ जो है वो खुलती है। फिर 3 जो है लार ग्रंथियाँ के 3 भाग होते हैं, टोटल 3 पेयर में होते हैं, 2 ये होता है, 2 ये होता है और 2 ये होता है, जो हमारे मुख में लार सेक्रीट करता है। जैसे हम खाना खाते हैं, आप स्वयं देखते होंगे, जैसे आप खाना खाते हैं तो आपके मुख में जो है अजीब सा एक पानी जैसा कुछ महसूस होने लगता है, और तुरंत उसको चबा चबा कर हम जो है उसको लोई बना देते हैं, क्योंकि लोई नहीं बनाएंगे तो डायरेक्ट वो नीचे जा नहीं पाएगा, तो लोई बनेगा तब वो अंदर की ओर स्लिप करेगा, है ना, तब वो पाइप में एंट्री लेता है। तो ये तो मुख वाला भाग हो गया पहला हमारा। तो सबसे पहले पाचन की क्रिया मुख में ही शुरू हो जाती है, क्योंकि वहीं से शुरू करते हैं, हम प्रारंभ करते हैं, है ना। वहीं से उसको जो है हम तोड़ तोड़ के चबा के तोड़ के गीला बना देते हैं, लोई बना देते हैं, तब अंदर की ओर जाता है। तो अब अगला देखते हैं क्वेश्चन की, उसमें क्या समझते हैं कि सबसे पहले ये जो लार ग्रंथि है, ये आखिर जो लार शब्द आ रहा है बार बार कि ये लार निकाल रही है, तो ये लार एक्चुअल में होता क्या है। तो थोड़ी देर के लिए इसके जो है लिखावट को देखते हैं और समझते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है लार एक क्षारीय तरल होता है, एक ये फ्लूइड टाइप का जो है प्रोडक्ट होता है, एक पदार्थ होता है, एक मैटर होता है, जो बेस क्या जो है, मतलब कि एक हिसाब से हम कह सकते हैं भस्म का जो है वो प्रकृति रखता है, नेचर रखता है ना। आपने पढ़ा होगा अम्ल भस्म और लवण के बारे में, तो ये भास्मिक नेचर का होता है लार, है ना। और क्या कह रहा है कि क्षारीय तरल होता है जिसमें श्लेष्मा, जल, लाइसोजाइम एवं टाइलिन नामक एंजाइम उपस्थित होते हैं। अब इस लार के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, और एंजाइम्स आपको पता है कि किसी भी भोजन को या किसी भी चीज़ को तोड़ने का कार्य करते हैं, मतलब उसको बहुत छोटे छोटे भागों में खंडित कर देते हैं, छोटे छोटे भागों में खंडित उसके अवयवों में तोड़ देते हैं। तो श्लेष्मा के बारे में आप जानते हैं, म्यूकस जिसको आप हम लोग कहते हैं, है ना। जल को आप लोग जान ही रहे हैं, लाइसोजाइम जो कि लाइसोजाइम का काम ही होता है तोड़ना, है ना। एवं टाइलिन नामक एंजाइम्स उपस्थित होते हैं, मतलब कि लार में जो है प्रॉपर वे में एक्चुअल में सारे एंजाइम्स भरे होते हैं, जो एंजाइम्स हमारे मुंह में जो है खाने को तोड़ते रहते हैं, मरोड़ते रहते हैं, है ना। और क्या क्या फायदेमंद चीज़ें हैं इसके, उनके पाचन में सहायक होता है ये। अब जैसे कि बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है, इस बात से आपका दिमाग जो है या आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा कि यह भोजन के पाचन में सहायक होता है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी अगर उनसे पूछा जाता है कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो आप बिना भी किसी प्रकार का बेफिक्र तरीके से जवाब दे सकते हैं उसका कि भोजन का पाचन जो है वो मुख में ही प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि ये पाचक एंजाइम्स और ये पाचन में सहायता कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि वहीं से पाचन शुरू हो चुका है भोजन का। उसके बाद कह रहे हैं लार में सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम बाइकार्बोनेट इत्यादि आयन भी होते हैं, मतलब कुछ आयन भी होते हैं उसके अंदर, कुछ आवेश भी होते हैं, जो कि पोटेशियम क्लोराइड मतलब सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम बाइकार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। अब ये भी है कि यह भोजन को रसरसा बनाती है। जब खाते हैं प्रॉपरली, जब हम देखते हैं कि हम जब खाते हैं भोजन को चबा रहे होते हैं, तो भोजन कैसा होता है, चिपचिपा हो जाता है, लेई जैसा हो जाता है। तो ये भोजन को लसलसा भी बनाता है और जिससे निगलने में आसानी होती है। तो अगर हम डायरेक्ट खाएंगे, सूखा रहेगा तो अंदर जा नहीं पाएगा, हिचकी आने लग जाती है हमको तुरंत, है ना। तो ये लसलसा बना देता है, तो उसका फायदा ये होता है कि खाना आसानी से अंदर चला जाता है। दूसरे टर्म में कह रहा है ये बोलने में भी सहायक होती है। लार बोलने में, लार नहीं बोलती, मतलब हमको बोलने में फायदा देता है लार, क्योंकि आप स्वयं सोचिए आपका मुख सूखा रहेगा तो आप बोल नहीं पाएंगे अच्छे से। तो लार का ये फायदा होता है, लार ये होता है। लार ग्रंथि के बारे में आपने पूरी डिटेल से जान लिया है। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे यकृत के बारे में। 2 लेक्चर जो है आपको इसी पाचक ग्रंथियों पर ही रहेंगे। उसके बाद जो बाकी बचा कुछ इसका पोर्शन है उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना।